हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों का क्लास 10वीं का चैप्टर 2 का अम्ल, क्षारक एवं लवण का वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए हैं। और इस वैकल्पिक प्रश्न में आज आप लोगों को 30 प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप भी इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जेएससी एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वैकल्पिक प्रश्न का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है? पहला का ऑप्शन ए है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का बी, क्षार। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह विलयन है। ए ऑप्शन है उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, अम्लीय। अम्लीय एक ऐसा विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षारीय है से क्षारीय जो विलयन होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ए ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, बी फिनाल्फथेलिन, सी लिटमस, डी मिथाइल रेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा तीसरा का? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सी, लिटमस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, लिखा हुआ है गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है। ए ऑप्शन है अम्ल की उपस्थिति में, बी क्षारक की उपस्थिति में, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा का बी, क्षारक की उपस्थिति में। क्षारक की उपस्थिति में है से गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में है से परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा, लिखा हुआ है दिए गए पदार्थों में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? ए ऑप्शन है लौंग, बी लिटमस, सी वैनिला, डी प्याज। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब दिए गए जो पदार्थ है, इस दिए गए पदार्थ में रंगीय सूचक मतलब रंग को दिखाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, लिटमस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी रंगीय, डी गंधीय। तो इसका सही आंसर होगा छठा का डी, गंधीय सूचक है। लौंग का तेल है से गंधीय सूचक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ए दही, बी चीनी, सी चाय, डी पानी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा सातवां का? तो सातवां का सही आंसर होगा ए, दही। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है चूना पत्थर का सूत्र है। ए ऑप्शन है आठवां का ए, CaO, बी CaOH होल ट्वाइस, सी CaCO3, डी CaOH। तो इसका सही आंसर क्या होगा चूना पत्थर का सूत्र? तो इसका सही आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूना पत्थर को संगमरमर का पत्थर भी कहा जाता है। संगमरमर यानी संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नावा, लिखा हुआ है चूने जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से दूधिया रंग होने का कारण है। ए ऑप्शन है CaCO3 का बनना,
बी CaOH हॉल ट्वाइस का बनना, सी CaCl2 का बनना, डी CaO का बनना। मतलब चूने जल में है से चूना का जल है और उस पर है से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने पर है से दूधिया रंग यानी और सफ़ेद हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, बुझा हुआ चूना का बनना, कैल्शियम क्लोराइड का बनना, डी कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नावा का ए, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां। लिखा हुआ है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है? इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब एक कोई गैस निकल रहा है और उसके पास जलती हुई कोई तीली ले जाते हैं या मोमबत्ती भी ले जाते हैं तो वो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह कौन सा गैस निकल रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का? तो इसका सही आंसर होगा सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है से ये फट फट की ध्वनि के साथ जलता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां। लिखा हुआ है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन, डी वियोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी उदासीनीकरण। जब ऐसे अम्ल और क्षारक के बीच दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां। लिखा हुआ है जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है। ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12 का बी ऊष्माक्षेपी। मतलब जल और अम्ल के साथ दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। मतलब जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो जल और अम्ल के बीच ऐसे ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां। लिखा हुआ है अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं। तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल क्या होता है? ए परबल, बी दुर्बल, सी कभी परबल कभी दुर्बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर 13 का ए होगा परबल। अधिक से संख्या में हाइड्रोजन आयन अगर उत्पन्न होता है अम्ल में तो वह परबल अम्ल होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां। लिखा हुआ है अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक होते हैं। ए ऑप्शन है परबल, बी दुर्बल, सी कभी परबल कभी दुर्बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14वां का ए परबल। यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो अधिक संख्या में क्षारक में बढ़ता है तो वे क्षारक परबल होता है, और अगर हाइड्रोक्साइड की आयन कमी होती है संख्या तो क्षारक दुर्बल होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां। पीएच है। पीएच क्या है? ए ऑप्शन है कृत्रिम सूचक, बी प्राकृतिक सूचक, सी सार्वत्रिक सूचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 15वां का सी सार्वत्रिक सूचक। यानी पीएच एक सार्वत्रिक सूचक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां। लिखा हुआ है पीएच स्केल का परास होता है। पीएच स्केल का परास कितना होता है? ए ऑप्शन है 0 से 7, बी 0 से 14, सी 7 से 14, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 16वां का बी 0 से 14।
यानी पीएच स्केल का परास 0 से 14 तक होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17वां। लिखा हुआ है पीएच लेस देन 7 तो बिलियन होगा, यानी 7 से पीएच का मान कम होगा तो वे क्या होगा, कौन सा बिलियन होगा। ए ऑप्शन अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 17वां का ए अम्लीय। जिसका पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा वे क्षारीय होगा, और अगर केवल 7 होगा तो वे बिलियन उदासीन कहलाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 18वां। लिखा हुआ है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, सी है लिथियम क्लोराइड, डी पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब कोई बिलियन है उस पर ऐसे अंडे के पीसे हुए कवच है डाल देते हैं तो उसे अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 18वां का बी हाइड्रोक्लोरिक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 19वां। लिखा हुआ है अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए एंटीबायोटिक, बी एंटीसीड, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। इसका सही आंसर क्या होगा। अपच के उपचार के लिए जब हमें भोजन करते हैं तो अपच होती है, नहीं पच पाता है, तो उस अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी किस यौगिक का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा 19 का। तो इसका सही आंसर होगा 19 का बी एंटीसीड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 20। लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर के पीएच परास है। मनुष्य का शरीर कितने पीएच परास पर काम करता है। तो ए ऑप्शन है 0 से 14, बी 7 से 14, सी 7 से 7.8, डी 7 से 8.7। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी 7 से 7.8 पीएच परास पर है से मनुष्य का शरीर काम करता है, यानी मनुष्य के शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 21वां। लिखा हुआ है दांत का कठोर भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है इनेमल, बी केनाइन, सी डेंटाइन, डी मज्जा गुहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए इनेमल। इनेमल एक ऐसा पदार्थ है जो कठोर पदार्थ होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 22वां। लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान हो जाता है। ए 5.6 से कम, बी 5.6 से अधिक, सी ऑप्शन है 5.8 के बराबर, डी 0.56। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 22 का ए 5.6 से कम तब वर्षा जल है से अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी 5.6 से कम पीएच मान होगा तो वह अम्ल वर्षा कहलाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 23वां। लिखा है टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑक्सैलिक अम्ल। ए जो ऑप्शन में लिखा है एसिटिक अम्ल, ए एसिटिक अम्ल सिरका में प्राप्त होता है और सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल है से दूध और क्या इसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 24वां। लिखा हुआ है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है
तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 24वां का? तो इसका सही आंसर होगा 24वां का सी मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, जिसे अगर हम लोगों को अगर चुभ जाता है तो बहुत जलन महसूस होता है। ठीक है, इसी तरह से बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 25वां। लिखा हुआ है उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर ब्रिंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर ब्रिंजक चूर्ण बनाता है। लिखा हुआ है ए बिना बुझा हुआ चूना, बी बुझा हुआ चूना, सी चूना, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में ऐसे क्लोरीन मिला देंगे तो वो दोनों आपस में अभिक्रिया कर ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 26वां। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया एक संगमरमर का पत्थर ही कहलाता है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है CaCl2, बी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, डी CaCO होल ट्राई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 26 का बी CaCO3 खड़िया। खड़िया यानी संगमरमर का पत्थर, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र होगा यानी CaCO3। इसी प्रकार अगला 27वां प्रश्न है ब्रिंजक चूर्ण के निर्माण में ताप रहता है, यानी ब्रिंजक चूर्ण जब बनाते हैं तो उसका ताप कितना रहता है? ए 40 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 27वां का ए 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 28वां। लिखा हुआ है केक बनाने में उपयोग होता है। केक बनाने में उपयोग होता है कौन सा यौगिक? ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी खाने वाला सोडा, सी मीठा सोडा, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी केक खामीर बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 28वां का डी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा सब एक ही को ही कहा जाता है, बेकिंग सोडा को ही। तो इस बेकिंग सोडा का केक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 29वां। लिखा हुआ है कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है? ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब कठोर जल होता है, कठोर जल उसे कहते हैं जिसमें सोडियम लवण होती है जो खरा लगता है। तो वैसे जल को ऐसे मृदु बनाने में कौन सा सोडियम यौगिक का हम लोग उपयोग करेंगे जो मृदु बन जाएगा, मीठा बन जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 29 का बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 30वां। लिखा हुआ है कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर करने के लिए उपयोग होता है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर करने के लिए उपयोग होता है। ए जिप्सम, बी ब्रिंजक चूर्ण, सी कली चूना, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जवाब आप लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे कि अस्पतालों में टूटी हड्डियों के प्लास्टर करने के लिए किस यौगिक का ऐसे उपयोग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें।